लंबे समय तक मुद्दे पृष्ठभूमि में छिपे रहे। कानूनी धुंधले क्षेत्र, टकराती व्याख्याएं, सवाल जिनके जवाब कभी पूरे नहीं मिले। अब तक नहीं, क्योंकि फ्लोरिडा ने कदम बढ़ाया और उन सवालों को कानून बना दिया। जब बहस से प्रवर्तन शुरू होता है तब असली असर दिखता है। तब शांत समायोजन खत्म होते हैं, तब नियम साफ भाषा में फिर लिखे जाते हैं। ठीक यही हाल टैंपा में हुआ। सालों तक रणनीति एक थी, संस्थाओं में घुसना, स्कूलों में घुसना, फंडिंग चैनलों में घुसना, यूनिवर्सिटी समितियों में, अदालती फाइलों में। कुछ भी टकराव नहीं, कुछ भी शोर नहीं, सिर्फ धीमा धैर्यवान दबाव एक ऐसे सिस्टम पर जो कभी नहीं कह पाता था। और लंबे समय तक सिस्टम ने नहीं कहा। उसने बातचीत की, समायोजन किया, आंखें बंद रखीं जब तक रिपब्लिकन गवर्नर सुपर बहुमत के साथ नहीं आया और बातचीत खत्म कर दी। फ्लोरिडा ने जो किया वह आधुनिक अमेरिकी इतिहास में इस्लामी नेटवर्क गतिविधि का सबसे आक्रामक राज्य स्तरीय जवाब है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने विरोध के बाद चुपके से नियम बदले। राज्य अनुबंध उन गैर सरकारी संगठनों को गए जिनके मूल संगठन संघीय अदालत के रिकॉर्ड में थे। मध्यस्थता पैनल धार्मिक सिद्धांतों पर पारिवारिक विवाद सुलझाते रहे जो राज्य कानून से टकराते थे। हर घटना छोटी लगती थी, हर समायोजन उचित लगता था। 20 साल और 50 राज्यों में जोड़कर देखें तो यही बहाव यूरोप के संस्थानों में पहले हो चुका था। यहां तक पहुंचने को समझने के लिए हमें 2008 से संघीय अदालत के रिकॉर्ड में पड़ी एक बात पर लौटना होगा। काउंटर टेररिज्म सर्कल के बाहर लगभग कोई इस बारे में बात नहीं करता। अगर यह किसी और समूह के बारे में होता तो पहले से आम ज्ञान होता। 2007 में डलास के संघीय अभियोजकों ने अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा आतंक वित्त पोषण मुकदमा चलाया। प्रतिवादी होली लैंड फाउंडेशन था, तब अमेरिका का सबसे बड़ा मुस्लिम चैरिटी। आरोप था कि उसने हमास को $12 मिलियन से ज्यादा फ्रंट ग्रुपों के जरिए भेजे। 2008 में फैसला आया, 108 दोष सिद्धियां हर आरोप में। लेकिन फ्लोरिडा के कदम के लिए जो हिस्सा मायने रखता है वह यह है, जब अभियोजकों ने गैर आरोपी सह षड्यंत्रकारियों की सूची दाखिल की तो काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस या केयर उसमें था। मुस्लिम ब्रदरहुड की फिलिस्तीन समिति भी थी। FBI ने सालों तक केयर को समुदाय संपर्क के रूप में इस्तेमाल किया। 2008 में चुपके से संबंध तोड़े और कभी बहाल नहीं किए। यह साजिश सिद्धांत नहीं, यह संघीय रिकॉर्ड का मामला है और लगभग 2 दशकों से सार्वजनिक अदालती दस्तावेजों में बैठा है। उस दौर से उभरी फिलिस्तीन समिति वही समिति है जिसका हवाला बाद में अभियोजकों ने केयर को गैर आरोपी सह षड्यंत्रकारी नामित करते समय दिया। FBI विशेष एजेंट लॉरा बर्न्स ने होली लैंड फाउंडेशन मुकदमे में गवाही दी कि केयर असल में इस्लामिक एसोसिएशन फॉर पैलेस्टाइन की उत्तराधिकारी संस्था थी, एक समूह जिसे पहले से हमास समर्थन इकाई माना गया था। 65 साल। यह नियामक थप्पड़ नहीं, यह वह सजा है जो संघीय झूरी तब देती है जब उसे लगे कि आप विदेशी आतंकी संगठन को पैसा पहुंचा रहे थे। और लगभग 2 दशकों तक इसके साथ कुछ नहीं हुआ। केयर चलता रहा, फैलता रहा, नीति गोलमेज में बुलाया जाता रहा, मुख्यधारा के प्रेस में नागरिक अधिकार संगठन के रूप में उद्धृत होता रहा, राज्य विधानसभाओं में लॉबी करता रहा, स्कूल, जिलों और यूनिवर्सिटी में रिश्ते बनाता रहा। जनवरी 2026 को ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने राज्य विभाग के साथ समन्वय करते हुए ट्रिगर दबाया। मुस्लिम ब्रदरहुड की मिस्र और जॉर्डन शाखाओं को हमास को भौतिक सहायता देने के लिए विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकी घोषित किया गया। लेबनान शाखा को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया गया। उस संघीय कार्रवाई ने राज्यों के लिए दरवाजा खोला और फ्लोरिडा सबसे पहले उसमें से गुजरा। 8 दिसंबर 2025 को गवर्नर रॉन डेसांटिस ने कार्यकारी आदेश 25-244 पर हस्ताक्षर किए। आदेश ने ऐसा किया जो किसी राज्य ने पहले कभी नहीं किया। केयर और मुस्लिम ब्रदरहुड को राज्य प्रयोजनों के लिए आतंकी संगठन नामित किया। इसने हर फ्लोरिडा एजेंसी, हर काउंटी, हर शहर को दोनों समूहों से जुड़े अनुबंध, रोजगार, लाभ और फंडिंग काटने का निर्देश दिया। आदेश ने होली लैंड फाउंडेशन रिकॉर्ड का सीधा हवाला दिया। जज सोलिस के पर्याप्त सबूत निष्कर्षों का नाम लिया। नामांकन को नीति प्राथमिकता नहीं, बल्कि संघीय अभियोजकों द्वारा अदालत में पहले से दर्ज किए गए तथ्य की औपचारिक मान्यता के रूप में पेश किया। समान सुरक्षा धार्मिक जुड़ाव के कारण समूहों को निशाना बनाने पर रोक लगाती है। कागज पर यह गंभीर संवैधानिक चुनौती थी और उन्हें मिला। जज फ्लोरिडा के लिए समस्या था।
यूएस डिस्ट्रिक्ट जज मार्क वॉकर ओबामा नियुक्ति हैं। वे उत्तरी जिला फ्लोरिडा में बैठते हैं, एक ऐसा स्थान जिसे केआर की कानूनी गठबंधन अनुकूल जमीन मानता है। उनका फैसला सीधा था। पहले संशोधन उन्होंने लिखा, गवर्नर को दूसरों के संवैधानिक अधिकारों की कीमत पर कार्यकारी पद का इस्तेमाल कर परेशान करने वाले राजनीतिक बयान देने की प्रवृत्ति जारी रखने से रोकता है। उस वाक्य के साथ पूरा फ्लोरिडा नामांकन ढांचा रोक दिया गया। ठेका प्रतिबंध लागू नहीं हो सके। पूरा तंत्र जो डेसांटिस ने कार्यकारी हस्ताक्षर से बनाया था, वह क्षण भर के लिए मृत हो गया। गठबंधन, जिसमें साउदर्न पॉवर्टी लॉ सेंटर, मुस्लिम लीगल फंड ऑफ अमेरिका और कानून फर्म एक्विल और वैलेंटाइन शामिल थे। केयर के राष्ट्रीय कार्यालय ने फैसले को स्पष्ट रूप से असंवैधानिक कार्यकारी आदेश की पूर्ण अस्वीकृति बताया। एसपीएलसी वकीलों ने कहा कि निषेधाज्ञा न केवल केयर की रक्षा करती है, बल्कि हर ऐसे संगठन की रक्षा करती है जिसे भविष्य के कार्यकारी नामांकन बिना उचित प्रक्रिया के निशाना बना सकते हैं। केयर ने जीत घोषित की। उसके सहयोगियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कवरेज ने इसे सरकारी अतिक्रमण पर संवैधानिक जीत के रूप में पेश किया और कुछ हफ्तों तक यही सामान्य पैटर्न लग रहा था। राज्य कुछ साहसी कोशिश करता है, फिर संघीय अदालतें रोक देती हैं, सब आगे बढ़ जाते हैं, शांत प्रभाव जारी रहता है। अगर आप कहानी फॉलो कर रहे हैं, अगर आप समझना चाहते हैं कि राजनीतिक लड़ाई अमेरिकी कानून में संरचनात्मक बदलाव कैसे बनती है, तो फॉल ऑफ नेशंस को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें, क्योंकि आगे जो होता है वह नीति अपडेट नहीं, ये एक ऐसा ढांचा है जो विशेष रूप से उन कानूनी चुनौतियों से बचने के लिए कानून में लिखा गया जो अभी कार्यकारी आदेश को खत्म कर चुकी थीं। जब जज वॉकर अपना निषेधाज्ञा तैयार कर रहे थे, फ्लोरिडा विधानसभा पहले से ही अपना जवाब तैयार कर रही थी। हाउस बिल 1470 9 जनवरी 2026 को दाखिल किया गया। इसका प्रायोजक डेनिया बीच रिपब्लिकन प्रतिनिधि हिलेरी कैसल थीं। शीर्षक नौकरशाही वाला था, कानून की प्रणालियां और आतंकी संगठन, लेकिन सार कुछ भी नौकरशाही नहीं था। हाउस सिविल जस्टिस ने 29 जनवरी को इसे पारित किया। शिक्षा और रोजगार ने 10 फरवरी को मंजूरी दी। न्यायपालिका ने 26 फरवरी को हस्ताक्षर किए और 3 मार्च को पूर्ण सदन ने 41 से 26 मतों से पारित किया। 2 दिन बाद सीनेट 25 से 11 पर लौटी और मामूली सीनेट संशोधनों के बाद हाउस ने 12 मार्च को अंतिम संस्करण 80-25 से पारित किया। जब जज वॉकर का निषेधाज्ञा 1 महीने से भी कम पुराना था, बिल पहले से ही गवर्नर के डेस्क पर पहुंच रहा था और फिर 6 अप्रैल 2026 आया। डेसांटिस ने टैंपा में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा कैंपस पर एक समारोह में एचबी छुआन वपडॉन पर हस्ताक्षर किए। उनके पीछे पोडियम पर शरिया कानून शब्दों पर यूनिवर्सल नो प्रतीक छपा एक प्लेकार्ड था। लेफ्टिनेंट गवर्नर जे कॉलिंस, एक सेवानिवृत्त ग्रीन बेरेट जिन्होंने अफगानिस्तान और इराक में सेवा की, उनके बगल में खड़े थे। आने वाले सीनेट अध्यक्ष जिम बॉयड वहां थे। प्रतिनिधि जेफ हल्कम वहां थे। उन्होंने घटना का इस्तेमाल स्क्रीनिंग विफलताओं, प्राकृतिककरण मानकों और अमेरिका को अब जिस खतरे का सामना करना पड़ रहा है, उसे उन्होंने स्वयं पैदा किया हुआ बताया। उन्होंने 1798 के अमेरिकी इतिहास के एक प्रकरण एक्सवाइजेड मामले से सीधा संबंध जोड़ा, जहां अमेरिकी राजनयिकों ने बातचीत के अधिकार के लिए फ्रांसीसी श्रद्धांजलि देने से इनकार कर दिया। उस समय उन्होंने कहा, रक्षा के लिए करोड़ों, श्रद्धांजलि के लिए 1 सेंट भी नहीं। डेसांटिस ने लाइन को अपनाया। टैंपा की भीड़ से उन्होंने कहा, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए करोड़ों, शिक्षा के लिए करोड़ों, लेकिन जिहाद के लिए 1 लाल सेंट भी नहीं। कानून का शासन बनाए रखने के लिए डेसांटिस ने जारी रखा, हमारे राज्य को एक ही कानूनी प्रणाली के तहत काम करना चाहिए। संविधान भूमि का कानून बना रहना चाहिए और हमें उन लोगों से अपने संस्थानों की रक्षा करनी चाहिए जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, खासकर आतंकी संगठनों से जो हमारी शिक्षा प्रणाली में घुसपैठ और कमजोर करना चाहते हैं। अब कानून वास्तव में क्या करता है, क्योंकि अधिकांश कवरेज दांतों को नजरअंदाज कर रही है। सबसे पहले यह फ्लोरिडा कानून में सीधा कठोर निषेध लिखता है। कोई फ्लोरिडा अदालत, कोई प्रशासनिक निकाय, कोई मध्यस्थ, कोई न्यायाधिकरण किसी भी प्रकार विदेशी कानून या धार्मिक कानून के किसी प्रावधान को लागू या प्रवर्तित नहीं कर सकता यदि ऐसा करने से संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। पाठ स्पष्ट रूप से शरिया को निषेध द्वारा कवर किए गए धार्मिक कानून का उदाहरण बताता है। यह विदेशी निर्णयों, कानून चयन खंडों, मंच चयन खंडों तक फैलता है।
हर दरवाजा जिससे समानांतर कानूनी प्रणाली फ्लोरिडा अदालत में प्रवेश कर सकती है, कानून बंद कर देता है। एक बार नामित होने पर समूह को पूरा ढेर मिलता है। कोई राज्य अनुबंध नहीं, कोई राज्य फंडिंग नहीं, सार्वजनिक संस्थानों तक कोई पहुंच नहीं। साथ ही बिल HB 1473 नामांकन में इस्तेमाल साक्ष्य को सार्वजनिक रिकॉर्ड अनुरोधों से बचाता है, यानी लक्षित समूह राज्य की फाइल को वापस लड़ने के लिए समन नहीं कर सकते। तीसरा, नामित घरेलू आतंकी संगठन को भौतिक सहायता या संसाधन प्रदान करना अब फ्लोरिडा में गुंडागर्दी है। निर्दिष्ट इरादे से सदस्यता भी, कुछ प्रकार का सैन्य शैली का प्रशिक्षण प्राप्त करना भी। नामांकन सिर्फ फंडिंग नहीं काटता, यह आपराधिक जोखिम पैदा करता है। चौथा, और यहीं अकादमिक संस्थान अचानक बहुत घबरा गए, कानून शिक्षा प्रणाली में गहराई तक पहुंचता है। नामित समूहों से संबद्ध निजी स्कूल फ्लोरिडा के वाउचर कार्यक्रम तक पूरी तरह पहुंच खो देंगे। कोई करदाता डॉलर बिल्कुल नहीं। सार्वजनिक विश्वविद्यालय और कॉलेज राज्य या संघीय फंड खर्च नहीं कर सकते नामित संगठनों से जुड़े कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, समर्थन या बनाए रखने के लिए। न कि जुर्माना, न निलंबन, विघटन। राज्य कानूनी इकाई को प्रभावी रूप से वाष्पीकृत कर सकता है। उन 5 प्रावधानों को एक साथ पढ़ें तो आप देखेंगे कि विधानसभा ने वास्तव में क्या बनाया। यह धर्म पर प्रतिबंध नहीं, यह भाषण पर प्रतिबंध नहीं, यह एक बुनियादी ढांचा इनकार व्यवस्था है। यह हर चैनल को काट देता है जिसके जरिए नामित संगठन फ्लोरिडा के संस्थानों के अंदर काम कर सकता है, और यह पहले संशोधन चुनौती के खिलाफ विशेष रूप से कठोर वैधानिक भाषा के साथ करता है जिसने कार्यकारी आदेश को गिराया। हस्ताक्षर समारोह में लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉलिंस ने दाम को व्यक्तिगत बनाया। आप इसे जरूरत से ज्यादा गर्म बयानबाजी कह सकते हैं, लेकिन साथ आने वाला कानून बयानबाजी नहीं। यह प्रवर्तन मशीनरी है और लक्षित संस्थानों ने तुरंत समझ लिया। केयर फ्लोरिडा ने अगले दिन टैंपा और सनराइज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कार्यकारी निदेशक हिबा रहीम ने HB 1451 को दमनकारी पुलिस राज्य बिल बताया और कहा कि समूह कानून के लागू होने का इंतजार कर रहा है ताजा मुकदमा दायर करने से पहले। उन्होंने तर्क दिया कि कानून शुरू से ही एजेंडा प्रेरित लग रहा था। गवर्नर कार्यालय ने वैधानिक भाषा लिखने में मदद की रिपोर्टों का उल्लेख किया और शक्तियों के पृथक्करण के क्षरण की चेतावनी दी। यह सिर्फ केयर के बारे में नहीं है, रहीम ने कहा। यह विस्तारित और गहरी खामी वाला ढांचा किसी भी संगठन पर हमला कर सकता है जो असहमत होने की हिम्मत करता है। फ्लोरिडा का ACLU इसे नामांकन द्वारा दोषी ठहराना बताया। पैन अमेरिका ने चेतावनी दी कि भाषा कक्षा भाषण को चुप कराने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। साउदर्न पॉवर्टी लॉ सेंटर अभी भी निषेधाज्ञा जीत से ऊंचा सवार पूर्ण कानूनी हमले का संकेत दिया। नागरिक स्वतंत्रता समूहों ने HB 1473 में सार्वजनिक रिकॉर्ड छूट को ढांचे का सबसे खतरनाक टुकड़ा बताया, यह तर्क देते हुए कि कोई भी नामित समूह उसके खिलाफ इस्तेमाल साक्ष्य नहीं देख पाएगा और इसलिए सार्थक उचित प्रक्रिया बचाव नहीं कर पाएगा। उसमें से कोई भी 1 जुलाई 2026 को HB 1473 के प्रभावी होने के दिन को नहीं रोक सका, और लहर हस्ताक्षर से पहले ही शुरू हो चुकी थी। उसी हफ्ते जब डेसांटिस ने हस्ताक्षर किए, टेक्सास अटॉर्नी जनरल केन पैक्सटन ने डलास स्थित इस्लामिक ट्रिब्यूनल में औपचारिक जांच शुरू की। पैक्सटन कार्यालय का आरोप है कि ट्रिब्यूनल समानांतर न्यायिक निकाय के रूप में काम कर रहा है, शरिया आधारित फैसले जारी कर रहा है और गलत तरीके से संकेत दे रहा है कि वे टेक्सास न्यायिक अधिकार रखते हैं। टेक्सास ने महीनों पहले ही केयर और मुस्लिम ब्रदरहुड को अपनी गवर्नरियल शक्ति के तहत नामित कर दिया था। टेक्सास में इस्लामिक स्कूलों को केयर संबद्धताओं पर अस्थायी रूप से उस राज्य के वाउचर कार्यक्रम से बाहर रखा गया, जिसमें कुछ मामलों में स्कूल संपत्ति पर केयर आयोजित कार्यक्रमों की मेजबानी भी शामिल थी। मुकदमे आए, एक जज ने आवेदन समय सीमा बढ़ाई और कुछ स्कूल बाद में अदालत हस्तक्षेप के बाद फिर शामिल किए गए, लेकिन टेम्पलेट अब देश के 2 सबसे बड़े लाल राज्यों में सेट हो चुका है। टेक्सास इसे लागू कर रहा है और अमेरिकी दक्षिण में इस्लामी लिंक संगठनों के संचालन के लिए कानूनी परिदृश्य एक तरह से बदला है जो पहले कभी नहीं बदला। अन्य राज्य देख रहे हैं। डेमोक्रेसीज की रक्षा के लिए फाउंडेशन पहले ही एक विश्लेषण प्रकाशित कर चुका है, जिसमें बताया गया है कि राज्य विधायक फ्लोरिडा के ढांचे को कार्यकारी कार्रवाई पर निर्भर हुए बिना कैसे दोहरा सकते हैं। HB 1471 के हिस्सों पर आधारित बिल पिछले दशक में 14 राज्यों में पेश किए गए हैं और हालांकि ज्यादातर समिति में मर गए, वह गणना बदल रही है।
एक कानून जो संवैधानिक चुनौती से बच जाता है टेम्पलेट बन जाता है, टेम्पलेट आंदोलन बन जाता है, और हर राज्य विधानसभा जो इस लड़ाई के अपने संस्करण पर बहस कर रही है, अब पहली बार एक कार्यशील मॉडल रखती है जो विशेष रूप से वकीलों द्वारा तैयार किया गया है, जिन्होंने इसे इंजीनियर किया ताकि वह बच सके जो फ्लोरिडा कार्यकारी आदेश को गिरा दिया। यह वह टुकड़ा है जिसे इस्लामी वकालत समूहों ने गलत आंका। सालों तक धारणा थी कि अमेरिकी संस्थाएं धीमी बहाव को अवशोषित करेंगी, समायोजित करेंगी और अंततः सहन करेंगी, कि संघीय अदालतें किसी भी राज्य को नीचे गिराती रहेंगी जो कठोर रेखा खींचने की कोशिश करता है, कि जनमत इतना बंटा रहेगा कि कुछ भी संरचनात्मक नहीं हो पाएगा। एक विधेयक से, मतों से, हस्ताक्षर समारोह से, प्रतिनिधि सरकार की उस नीरस टिकाऊ मशीनरी से जिसे संघीय न्यायाधीशों के लिए पलटना बहुत मुश्किल होता है, और आगे बढ़ने का मतलब यह है HB 1 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। फ्लोरिडा का कानून प्रवर्तन विभाग पहले ही अपने पहले पदनामों की तैयारी कर रहा है। डेंटिस ने खुले तौर पर मुस्लिम ब्रदरहुड, केयर, एंटीफा और ट्रेंड अरागुआ को राज्य के लक्षित संगठन बताया है। संगीत विश्वविद्यालय, स्कूल, जिले और राज्य एजेंसियां पहले ही अनुबंधों और संबद्धताओं की समीक्षा कर रही हैं। SPLC, केयर और मुस्लिम लीगल फंड ऑफ अमेरिका नई चुनौतियों का मसौदा तैयार कर रहे हैं और मुकदमेबाजी में सालों लगेंगे, लेकिन कानून सजीव है, ढांचा तैयार है, और कार्यकारी आदेशों के विपरीत कोई राज्य कानून तब वाष्पित नहीं होता जब कोई संघीय न्यायाधीश उसे नापसंद करता है। डेंटिस ने खुद टैंपा समारोह में पत्रकारों से कहा था कि कानूनी चुनौतियां निश्चित थीं और राज्य अपील में जीतने से पहले जिला स्तर पर हार जाएगा। यह इनकार नहीं, यह रणनीति है। बिल लिखा गया था ये जानते हुए कि पहली कानूनी लड़ाई आ रही थी। सवाल यह है कि ढांचे का कितना हिस्सा 11वें सर्किट से बचेगा, और क्या सुप्रीम कोर्ट अंततः विचार करेगा कि क्या राज्य स्वतंत्र आतंकवादी पदनाम शासन चला ही सकते हैं। अब चाहे HB 1 को संवैधानिक सर्वोच्चता का वैध बचाव माने या सुरक्षा भाषा में लिपटा अतिरेक, राजनीतिक वास्तविकता वही है। एक राज्य ने अभी अभी अन्य 39 को समानांतर कानूनी प्रणालियों का मुकाबला करने का एक कार्यशील मॉडल दिखाया, पहली संघीय अदालत चुनौती पर ध्वस्त हुए बिना। यूरोपीय मॉडल, समायोजन मॉडल, व मॉडल जहां धर्मनिरपेक्ष कानून चुपचाप पीछे हट जाता है जबकि हर कोई दिखावा करता है कि कुछ नहीं हो रहा है। वह मॉडल अब एक लंबे समय में पहली बार एक वास्तविक अमेरिकी प्रति मॉडल का सामना कर रहा है। जिन समूहों ने 20 साल यह सोचकर बिताए कि फ्लोरिडा अंततः झुकेगा, वे एक ऐसे राज्य से टकरा गए जो नहीं झुका। तो आगे क्या होता है? क्या सुप्रीम कोर्ट अंततः विचार करेगा कि क्या राज्य अपना आतंकवादी पदनाम शासन चला सकता है? क्या टेक्सास डलास ट्रिब्यूनल पर जांच से अभियोजन की ओर बढ़ेगा? क्या अन्य लाल राज्य 2026 के मध्य चुनाव से पहले फ्लोरिडा के कानून की हूबहू नकल करेंगे? और कब तक कोई नीला राज्य विपरीत दिशा में लक्षित पदनाम ढांचे के साथ जवाबी कार्रवाई करेगा? हमें टिप्पणियों में बताएं कि फ्लोरिडा का अगला कदम क्या होना चाहिए और आपके अनुसार अगला राज्य कौन सा है। अगर इस विश्लेषण ने आपको टैंपा में वास्तव में क्या हुआ समझने में मदद की, तो फॉल ऑन ऑफ नेशंस को सब्सक्राइब करें, पश्चिम को नया आकार दे रहे फैसलों के लिए।